नमस्कार दोस्तों, एस्कॉन क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इन वीडियो के माध्यम से जो है मॉडर्न हिस्ट्री को यानी आधुनिक इतिहास को कवर कर रहे हैं, तो ये हमारी चौथी क्लास है। 3 क्लास इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। इसमें हम जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ रहे थे, और देखिए चौथी कंपनी इस क्लास में जो है पढ़ाया जाएगा आपको डेनिश के बारे में। ठीक है, आप इसके पहले पुर्तगाल पढ़ चुके हैं, डच पढ़ चुके हैं और अंग्रेज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग डेनिश के बारे में पढ़ेंगे और फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डेनिश का जो टॉपिक है यह बड़ा छोटा है। ठीक है, इसलिए जो है डेनिश और फ्रेंच दोनों को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए डेनिश जो है ये डेनमार्क के निवासी हैं। देखिए डेनमार्क जो है आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कि डेनमार्क कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे डेनमार्क है। ठीक है, और ये यहाँ से जो है डेनमार्क से ये लोग चले थे, तो ये रास्ता जो था, जो हमारे जो है वास्को डी गामा ने जो रास्ता खोजा था, ये पूरा जो है अफ्रीका का चक्कर लगाकर जो है ये हमारे यहाँ आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वही मार्ग का अनुसरण जो है सभी लोग कर रहे हैं, जो मार्ग प्रथम प्रयास में खोजा गया वास्को डी गामा के द्वारा। ठीक है, उसी मार्ग का उपयोग जो है सभी लोग करते हैं जितने यूरोपीय कंपनियां भारत में आई हुई हैं। तो चौथी कंपनी डेनिश है और इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे आगे। देखिए क्या है। देखिए डेनिश में जो है ये डेनमार्क की एक कंपनी है। ये जो है डेनमार्क की एक कंपनी है और जो है 1616 में भारत आई है। ठीक है, डेनमार्क की एक कंपनी है और 1616 में जो है भारत, डेनमार्क की कंपनी ईस्ट इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है। अब देखिए इसने प्रथम फैक्ट्री 1620 में स्थापित किया। कब आगमन हुआ? 1616 में। कब जो है इन्होंने प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया? तो प्रथम फैक्ट्री इन्होंने स्थापित किया है कब? 1620 में। स्थान कहाँ है? तो स्थान है तमिलनाडु के जो है त्रिकोवर में, जो है तमिलनाडु में एक जगह है त्रिकोवर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो है पहली कंपनी स्थापित की है। अब देखिए दूसरी फैक्ट्री इन्होंने बनाया है जिसका जिक्र कहा गया है बंगाल में है। ठीक है, क्या नाम है? जगह का नाम क्या है? तो श्रीरामपुर। जगह का नाम क्या है? श्रीरामपुर। ठीक है, द्वितीय फैक्ट्री ये कब बनी है? द्वितीय फैक्ट्री तो 1676 में बनी है, काफ़ी समय के बाद बनी है द्वितीय फैक्ट्री। ठीक है, तो 1616 में आए थे और जो है देखिए इनकी जो पहली फैक्ट्री बैठी 1620 में तमिलनाडु के जो है त्रिवेंकोवर में, और जो है दूसरी फैक्ट्री जो है 1676 में द्वितीय फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में। ठीक है, आगे जो है 1885 में जो है अंग्रेज़ों को सभी फैक्ट्री बेचकर ये लोग चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेनिश के बारे में बस इतनी जानकारी आपको दी जा रही है, इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है बड़े जल्दी 1845 में जो है अपनी सारी फैक्ट्रियाँ बेचकर अंग्रेज़ों को यहाँ से चले गए। तो डेनिश की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब शुरू होता है आगे। देखिए फ्रेंच आएंगे। फ्रेंच जो है 5वीं कंपनी जो भारत आ रही है। ठीक है, फ्रेंच भी जो है यूरोप के निवासी थे, लेकिन देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, और यहाँ से जो है ये लोग यहाँ से चले थे। ये लोग भी जो है अफ्रीका का चक्कर लगाए थे और अफ्रीका का चक्कर लगाकर ये लोग जो है यहाँ पर आए थे। ठीक है, इस तरीके से ये मार्ग था इनके आने का फ्रांसीसियों का। ठीक है, तो देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये लोग करेंगे किस तरीके से। देखिए फ्रांसीसी कंपनी सबसे अंत में आई। अंत का मतलब ये है कि यूरोप से 5 कंपनियों के बारे में आपको बताया गया था, तो जिसमें सबसे लास्ट में आने वाली कंपनी फ्रांसीसी कंपनी थी। तो फ्रांस की कंपनी सबसे अंत में भारत आई 1664 में। ठीक है, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इसकी स्थापना हुई। और कंपनी का जो फ्रेंच नाम है वो नाम देखिए, कंपनी का जो फ्रेंच नाम है वो है कंपनी देश, ये ठीक है, कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस। ठीक है, ओरिएंटलेस ये जो है
कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस, ये फ्रेंच नाम है, ठीक है। हम लोग किस नाम से इसको जानते हैं, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। अब इस समय जो है जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एस्टेब्लिश हुई, स्थापित हुई, तो उस समय जो है फ्रेंच के जो राजा थे वो क्या थे, तो फ्रेंच के राजा का नाम था लुई 14। फ्रेंच के राजा का नाम लुई 14 था, ठीक है। फ्रेंच के राजा का नाम लुई 14 था। अब जो है यहाँ के वित्त मंत्री का नाम, ठीक है, कहाँ के, फ्रेंच के ही, फ्रेंच के वित्त मंत्री का जो नाम था वो क्या नाम था, तो कोलबर्ट। फ्रेंच के वित्त मंत्री का नाम कोलबर्ट था, ठीक है। अब देखिए इस कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये कंपनी जो है पूर्ण रूप से कैसी है, ये कंपनी पूर्ण रूप से जो है सरकारी कंपनी है, पूर्णतः सरकारी कंपनी है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, और उसके पहले जो डच की जो कंपनी थी वो जो है संयुक्त कंपनी थी, यानी सरकार और निजी दोनों क्षेत्र से मिली जुली कंपनी थी, जो है संयुक्त कंपनी थी। लेकिन ये जो कंपनी है ये पूर्णतः गवर्नमेंटेड कंपनी है, सरकारी कंपनी है, ठीक है, फ्रेंच की सरकारी कंपनी है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रमुख केंद्र, ठीक है। तो 1664 में ये आगमन हुआ इनका, और जो है 1668 में भारत में जो है देखिए प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो रही है इनकी, सूरत में। प्रथम फैक्ट्री इनकी कहाँ स्थापित हो रही है, सूरत में, है ना। तो ये प्रथम फैक्ट्री इनकी सूरत में स्थापित हो रही है ना। प्रमुख केंद्र इन्होंने बनाया सूरत में, जो है प्रथम फैक्ट्री वगैरह स्थापित किया 1668 में। अब देखिए फ्रैंको कैरो नेतृत्व में जो है ये प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई। ये द्वितीय फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम का नाम आप कई बार सुन चुके हैं, पिछले वीडियो में भी जो है मछलीपट्टनम का नाम आया था। अंग्रेजों की कंपनी और डच की कंपनी जो है मछलीपट्टनम में ही प्रथम कंपनी स्थापित हुई थी। इस तरह से जो फ्रेंच की कंपनी भी जो है यहाँ पे स्थापित हो रही है 1669 में, ठीक है। अब 1674 में जो है फ्रैंकोइस मार्टिन ने जो है पांडिचेरी की स्थापना की, ठीक है। तो ये फ्रांस का जो है वहीं का रहने वाला है, फ्रांस का ही। फ्रैंकोइस मार्टिन ने जो है पांडिचेरी की स्थापना की, कब, तो 1674 में, ठीक है। फिर पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल, फ्रांस, डच और फ्रांस, ठीक है, और जो है 1690 में जो है चंद्रनगर बंगाल पर, ठीक है। चंद्रनगर कहाँ है, बंगाल, यहाँ चले जाते हैं लोग, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, इनका पतन कैसे हुआ, पतन मतलब इनकी समाप्ति कैसे हुई, भारत से जो है इनका पतन कैसे हुआ। तो 1742 तक मात्र जो है ये लोग व्यापार करते थे, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनियों का जो मुख्य उद्देश्य था ये भारत में व्यापार करना था। 1742 तक आए थे ये लोग 64 में, और 67 में कंपनी स्थापित हुआ, और ये जो है 42 तक जो है ये लोग व्यापार किए। लेकिन एक फ्रांसीसी गवर्नर है, ठीक है, उसका नाम बड़ा फेमस है। क्या नाम है इसका, तो 1742 में एक डुप्ले, ठीक है, डुप्ले को जो है फ्रांसीसी गवर्नर कहा जाता है। डुप्ले नाम का जो है फ्रांसीसी गवर्नर था, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था, ठीक है, और जो है बहुत ही चतुर्बुद्धि का था। इसने जो है साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचा, ठीक है, सोचा क्या, जो है इसने जो है प्रयास भी किया। इसका ये कहना था कि जो है हम लोग व्यापार करके जितना नहीं कमा सकते, अगर हम जो है भारत की राजनीति में प्रवेश करें और भारत की राजनीति में प्रवेश कर भारत को जो है अपने अधीन जो है बनाते हैं, तो हम जो है ज़्यादा कमा सकते हैं। तो इसलिए जो है इसकी सोच जो थी इस तरीके से, साम्राज्य विस्तार की नीति थी इसकी। तो इसने क्या किया, भारत के जो आंतरिक मामले थे उसमें हस्तक्षेप करने लगा। क्योंकि क्या थी कि भारत जो है शुरू से ही जो है आपस में, भारत के जो राजा थे आपस में लड़ते रहते थे, इनमें आपस में मतभेद था, ठीक है। तो शुरू से ही जो है भारतीय राजा जो है आपस में लड़ा करते थे। इसी का फ़ायदा उठाकर इस चीज़ को डुप्ले बहुत अच्छी तरीके से समझ गया था। आज भी हमारे देश में जो है जाति धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं और जो है आपस में विखंडित हैं, ठीक है। पहले भी ऐसा था, तो राजा आपस में लड़ते रहते थे। इन्हीं राजाओं की इन्हीं कमजोरियों को समझकर डुप्ले ने क्या किया, भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा। एक प्रकार की सहायक संधि की व्यवस्था जो है, तो देखिए सहायक संधि जो है क्या है
कि दो राजा हैं, इनमें से किसी एक राजा की हेल्प करके दूसरे राजा को जो है मरवा देना, या फिर जो है उनको सैन्य सहायता देकर जो है दूसरे राजा को मरवा देना। इस तरीके की जो नीति थी इसे ही सहायक संधि कहा जाता था। लेकिन इस संधि का जो सही तरीके से उपयोग करेगा वो अंग्रेज ब्रिटेन का जो गवर्नर होगा वेलेस्ली वो करेगा, ठीक है। तो ये उतना सफल नहीं होता है डुप्ले। देखिए आगे क्या होता है। तो ये क्या करता था, जैसे दो राजा आपस में लड़ते थे तो इसमें एक राजा से बातचीत कर लेता था, उससे कहता था कि हमें आप कुछ पैसे दीजिए जिसकी वजह से जो हम आपको सैन्य सहायता देंगे, ठीक है, और जो है उसकी तरफ से लड़ता था, ठीक है। तो जो है इस तरीके से जो है देखिए व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसके अंदर थी और अंग्रेज़ों से संघर्ष करता था, ठीक है। और इसकी वजह से देखिए जो चूँकि क्या था कि ये लोग भी जो है यूरोपीय थे और अंग्रेज़ भी यूरोपीय थे। अंग्रेज़ भी यहाँ व्यापार करना चाहते थे, ये लोग भी यहाँ व्यापारिक जो है व्यापार करना चाहते थे। अंग्रेज़ भी यहाँ अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और फ्रेंच भी जो है अपना विस्तार करना चाहते थे। इसलिए इन लोगों में जो है आपसी मतभेद हो जाता है और हर समय इन लोगों में आपस में संघर्ष होता है। तो देखिए क्या होता है कि 3 कर्नाटक के युद्ध होते हैं, ठीक है। और ये तीनों कर्नाटक के जो युद्ध हुए हैं ये फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में ही हुए हैं, ठीक है, यानी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में ही हुए हैं, ठीक है। अब इनके आगे देखिए हम अगले पेज में पढ़ेंगे कि इनके बीच में क्या समस्या थी। देखिए ये कर्नाटक के युद्ध हैं। देखिए ये कर्नाटक के युद्ध हैं, 3 युद्ध हैं। तो देखिए कर्नाटक का युद्ध आखिर होता क्यों था, ठीक है, हुआ क्यों था। तो समस्या ये थी कि ये लोग आपस में जो है फ्रेंच और जो है अंग्रेज़ आपस में लड़ते थे। अब देखिए ये लोग जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था उसके पीछे क्या कारण था, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उसके पीछे कारण क्या था कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के लिए जो है अंग्रेज़ और जो है फ्रेंच आपस में लड़े थे। ऑस्ट्रिया कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का ही एक देश है। इसके लिए उत्तराधिकार के लिए जो है युद्ध हुआ, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ 1746 से 1748 के बीच में 2 साल, है ना। तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ कि जो है सेंट थोम की लड़ाई 1764 में हुई, ठीक है। और यहाँ पर जो है देखिए कैप्टन पैराडाइज और जो है और अनआउदीन कर्नाटक, इन दोनों के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था और डुप्ले बनाम मोर्स, ठीक है। ये युद्ध समाप्त कैसे हुआ, तो जो है आक्सा ला सेप्ले की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ था। केवल उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रही थी कि जो है अंग्रेज चाहते थे कि हमारा शासन होगा और फ्रेंच चाहते थे कि हमारा शासन होगा। इसी को लेकर इन दोनों में आपस में लड़ाई हुई, जिसे हम लोग कर्नाटक के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। इसको जो है सेंट थॉम की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं 1746, ठीक है, और जो है अड्यार की लड़ाई के नाम से भी इसको जानते हैं। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में इसको जानते हैं। उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध हुआ था। फिर समाप्त कैसे हुआ था, तो आक्सा ला सेप्ले की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था। अब देखिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ठीक है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कैसे हुआ था, तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारी के मुद्दे पर हुआ था, ठीक है। और जो है समाप्ति कैसे हुई थी, तो पंडिचेरी की संधि पे समाप्ति हुई थी। देखिए समस्या क्या है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक है। तो भारत के ही सभी राजा थे। जैसे हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए जो है नासिरगंज, ठीक है, ये एक व्यक्ति था, और जो है मुजफ्फरगंज ये एक व्यक्ति था। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए जो है अनौद्दीन और जो है चंदा साहब, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। ये भारतीय लोग थे, ठीक है। अब जो है ये लोग आपस में लड़ रहे थे उत्तराधिकार के लिए कि हम राजा बनेंगे। तो इस अंग्रेज और फ्रेंच दोनों लोगों ने देखा, तो अंग्रेज़ों ने जो है साथ दिया किसका, हैदराबाद में साथ दिया नासिरगंज का, और कर्नाटक में साथ दिया अनौद्दीन का, ठीक है। और फ्रेंच लोग जो फ्रांसीसी थे, इन लोगों ने जो है हैदराबाद में साथ दिया किसका, मुजफ्फरगंज का, और जो है
कर्नाटक में साथ दिया चंदा साहब का। ठीक है, इस प्रकार से ये लड़ाई किन के बीच में हो गई, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये लड़ाई हो गई। ठीक है, लड़ाई कहाँ थी और लड़ाई कहाँ पहुँच गई। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। तो इसे जो है अंबार की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अंबार की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1749 में ये हुआ था और जो है डुप्ले की वापसी हो जाती है। ठीक है, फ्रांस की तरफ से, और नया गवर्नर फ्रांस की तरफ से बनकर आता है जिसका नाम गोडेहू नया गवर्नर बनकर आता है। ठीक है, तो ये कर्नाटक के द्वितीय युद्ध जो है अंबार की लड़ाई के नाम से फेमस है। और ये लड़ाई होती क्यों है, तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए ये लड़ाई होती है। और समाप्त कैसे होता है, तो पंडिचेरी की संधि से जो है ये युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है ये 1758 में है। ठीक है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब है, 1758 से 1763 के बीच में है। ठीक है, अब देखिए ये युद्ध क्यों होता है, तो सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से ये फेमस है। ठीक है, कारण क्या है, सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार हो जाता है। ठीक है, ये लड़ाई वहीं की थी, जो है ब्रिटेन की लड़ाई थी, ये वहीं की लड़ाई थी। अब देखिए सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार हो जाता है। पेरिस की संधि से समाप्त होता है। फ्रांस के गवर्नर थे लाली। ठीक है, और ये लड़ाई जो थी कर्नाटक का तृतीय युद्ध, इसको वांडीवास के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 12 जनवरी 1760, ठीक है, वांडीवास के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज की तरफ से जो है आयरकुट और फ्रांस के तरफ से जो है लाली, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो कर्नाटक के तीनों युद्ध जो है मुख्य रूप से किसके बीच में लड़े गए हैं, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए हैं। ठीक है, और ये आपका जो है आज आपका आज आपका एक चैप्टर समाप्त हो रहा है, पहला चैप्टर समाप्त हो रहा है। अभी आपके 4 चैप्टर हैं इसमें और हैं, तो ये पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया कंप्लीट। ठीक है, 4 क्लास में, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास का पहला चैप्टर समाप्त हुआ। फिर जो मिलेंगे आपको हम अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर देखिए क्या है, इकाई 2, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। तो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि अंग्रेजों का विस्तार कैसे होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप सभी घर से पढ़ाई करते रहिए। जो है इस बीमारी की ख़त्म होने के बाद लॉकडाउन ख़त्म होगा और आपके सारे एग्ज़ाम होंगे, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।